नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार भारतीय राज्य व्यवस्था में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी पीछे 3 वीडियो बना चुका हूँ। आप उसे देखने के बाद ये वाला वीडियो देखें, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो दोस्तों, चलते हम द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में बताते हैं। इसमें केवल 4 पॉइंट याद करना है। हमने आपको पहले ही बताया था कि 1793 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया था कि जो व्यापारिक एकाधिकार है कंपनी को, वो 20 वर्ष के लिए दिया गया था कंपनी को, कि 20 वर्ष तक आप व्यापार कर सकते हैं, आपके वहाँ कोई नहीं करेगा। लेकिन समझिए 1793 के बाद 1813 जो वही 20वां साल था, तो कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसको समाप्त कर दिया गया। केवल अपवाद में केवल चाय और चीन के साथ व्यापार और एकाधिकार, तो ये 20वां वर्ष था 1793 के बाद। इसमें हुआ कि जो कंपनी को 20 वर्ष के लिए कहा गया था कि आप व्यापार कर सकते हैं, इसमें हुआ कि इनके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और इंग्लैंड से जितने भी उद्योगपति ये सोच रहे थे कि कंपनी को हटाया जाए और हम लोग तुरंत वहाँ पर जाएं और हम लोग भी अपनी सामान बेचें, तो अब तो कंपनी समाप्त हो गई। कंपनी की का जो व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन कंपनी का 2 वस्तुओं पर एकाधिकार बना रहा। एक वस्तु थी चाय, दूसरा देश था चीन के साथ। चीन के साथ उनका एकाधिकार बना रहा। और चाय पर भारत में चाय की जो खेती करते थे वो केवल वही खरीद सकते और वही बेच सकते थे। ये तो थी पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट थी कि भारतीय आखिरकार क्यों सामान खरीदे इंग्लैंड का। यहाँ पर भी दस्तकारी थी, तमाम तरह के छोटे मोटे जो कुटीर उद्योग थे वहाँ पर हो ही जाता था। लेकिन इन लोगों ने कहा कि अगर ये लोग शिक्षित नहीं हैं, जो भारतीय इंग्लैंड के लोगों ने कहा कि ये जो लोग हैं शिक्षित नहीं, अगर इनको शिक्षित किया जाए तो ये हमारी सामानों को खरीदेंगे, हमारे सामानों का प्रचार भी करेंगे। तो इसके लिए उन लोगों ने 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय के लिए रखा गया था। लेकिन दोस्तों, ये 1 लाख रुपया शिक्षा पर व्यय नहीं हो सका, क्योंकि अब कुछ लोग थे वो ये कह रहे थे कि ये 1 लाख रुपया क्या भारतीय जो शिक्षा है, जो पहले की जो शिक्षा लोग दे रहे हैं उसी पर खर्च की जाए, संस्कृत वगैरह पढ़ाया जाए, या जो अंग्रेजी माध्यम में कुछ नए नए जो खोज हो रहे हैं विश्व में उसके बारे में पढ़ाया जाए। अब ये मतभेद बना रहा, इसलिए ये 1 लाख रुपया खर्च भी नहीं हो सका। तीसरी चीजें ये थी, ये तो 2 हुए। तीसरी पॉइंट ये थी कि ये लोग ऐसे धर्म से संबंधित थे, जो भारतीय लोग थे वो ऐसे धर्म से संबंधित थे जिसमें तमाम तरह के जो अंधविश्वास भरे पड़े थे। और इसलिए वो ब्रिटिश जो आए थे हमारे कल्याण के लिए, उनकी यही सोच थी कि हम लोग इनके कल्याण के लिए आए हैं, लेकिन ये हम लोगों को समझते नहीं हैं। तो जो ईसाई धर्म वाले थे वो ये बोले कि ये जो मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, पारसी धर्म है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, इन सबों में अंधविश्वास भरा है। अगर ये ईसाई धर्म अपना ले तो ईसाई धर्म अपना लेंगे तो इस जो ब्रिटिश वस्तुएं आएंगी उसको भी वो इग्नोर नहीं करेंगे, उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या काम किया? तीसरी पॉइंट में ईसाइयों को प्रचार करने के लिए, ईसाइयों को प्रचार करने की
करने की अनुमति मिल गई, अनुमति। और चौथा पॉइंट था, तो ये तो है कि व्यापार, जो इसका व्यापार था जिस पर केवल इसी का एकाधिकार था, वो तो समाप्त कर दिया गया केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। दूसरा था कि कुछ लोग सोचते थे कंपनी को समाप्त कर दिया जाए, तो ये किया गया कि जो राजनीतिक दो अधिकार थे, व्यापारिक और राजनीतिक, तो व्यापारिक तो अब समाप्ति हो गया था। अब ये जो है चौथी पॉइंट कि कंपनी के राजनीतिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो 4 पॉइंट हो गए। 1813 के चार्टर एक्ट में पहला हुआ कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, केवल चाय और चीन के ये अपवाद थे। दूसरा पॉइंट था कि 1 लाख शिक्षा पर व्यय के लिए रखा गया, लेकिन वो खर्च नहीं हो पाया, उसके बारे में बताया क्यों नहीं खर्च हो पाया। तीसरा हमने पॉइंट बताया कि ईसाइयों को प्रचार करने की अनुमति मिली। और चौथा पॉइंट था कि कंपनी के, कुछ लोग सोचते कंपनी को समाप्त कर दिया जाए, तो व्यापारिक एकाधिकार समाप्ति हो गया था, राजनीतिक अधिकार को भी समाप्त करने की बात आई। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, 20 वर्ष के लिए इसको और जीवन दान दिया जाए, उसके बाद कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, मतलब 20 वर्ष 33 पर हो जाएगा। तो उस समय क्या हुआ, अब 1833 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें हमने बताया कि जो औद्योगिक क्रांति थी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुई थी। वस्तुओं का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया था कि सभी इंग्लैंड के उद्योगपति ये चाहते थे कि जितना भी बाजार हमें मिल सके विदेशों में, हम जाकर अपनी वस्तुएं वहाँ खपा सकें। भारत में जनसंख्या इतनी ज़्यादा थी, बाजार अनुकूल था उनके। तो अब ये जो इंग्लैंड के उद्योगपति थे, अब ये जो हमने पहली पॉइंट उसमें 1813 के चार्टर एक्ट में बताया था कि उसके कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो थे समाप्त कर दिए गए थे, केवल 2 ही के चाय पर उनका एकाधिकार बना रहा और चीन के साथ जो एकाधिकार था वो भी बना रहा। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि इनका जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया कि कंपनी अब भारत में व्यापार नहीं कर सकती है। अब इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति, कोई भी उद्योगपति, कोई भी पूंजीपति जो भी प्रोडक्शन करता आके इंग्लैंड में बेच सकता, भारत में आकर बेच सकता है। अब किसी का एकाधिकार नहीं रहा। दूसरा पॉइंट ये किया गया कि गवर्नर जनरल, जो अब बंगाल बोला जाता था, उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसकी सहायता के लिए 3 सदस्य तो चले ही आ रहे थे, एक चौथा सदस्य कभी काल के बैठ जाता था जब कानून बनाना होता था, कानून पर सलाह देने के लिए। हालांकि ये परिषद का सदस्य नहीं था, लेकिन जब कानून बनाना होता था तो इसको इसमें सम्मिलित कर लिया जाता था। अक्सर इसका जो सदस्य था वो मैकाले था और उसको सभी में बिठाया जाता था। आखिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल, पूरे भारत का गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया? पहला भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एक चीज होता था कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ये अक्सर बंगाल का ही पक्ष खींचता था। हालांकि ये तो गवर्नर जनरल जो बंगाल था, पूरे भारत पर कहाँ आक्रमण करना है, कहाँ आक्रमण नहीं करना है, ये जो आदेश यही देता था। लेकिन
ये बंगाल का गवर्नर जनरल होने के कारण ज़्यादातर पक्षपात बंगाल का करता था, इसलिए ये किया गया कि इसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया कि एक जो है इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और ये जो विलियम बेंटिंग थे उनको भारत का पूरा गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये तो था दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट ये किया गया कि जैसे मान लीजिए कि इंग्लैंड में यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपको कुछ सालों की सज़ा दी जाती थी। भारत में यदि आप झूठ बोलते हैं तो बंगाल में आपको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। जो बम्बई थी वहाँ पर 4 साल 7 साल का सज़ा था और मद्रास में जाते हैं तो शायद बस जुर्माना भरना पड़ता था। तो एक ही अपराध के लिए जो सजाएं होती थी वो अलग अलग होती थी, वो भी भारत में ही। तो एक व्यक्ति अगर इंग्लैंड से पढ़कर भारत में आता था किसी भी पद पर तो उसको जब कलकत्ता में होता था तो कलकत्ता का कानून पढ़ना पड़ता था, मद्रास में जाता था तो वहाँ का अलग कानून होता था और जब बम्बई में जाता था तो वहाँ का अलग कानून होता था। तो ये किया गया कि पूरे भारत के लिए कोई एक ही कानून बनाए। तो ये जो था जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इन दोनों की जो विधायिका शक्ति थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आ गई। अर्थात भारत का गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था। अब ये इस तरह के जो भेद थे कानून में उसको समाप्त करने के लिए ये कहा गया कि भारत का जो गवर्नर जनरल है वही पूरे भारत के लिए कानून बनाए, केवल एक ही। तो पूरे भारत के लिए यही संस्था जो थी वो कानून बनाया करती थी। ये बम्बई के लिए भी, मद्रास के भी लिए, जहाँ तक इसका क्षेत्र था वहाँ तक कानून यही बनाया करती थी। चौथा पॉइंट इसमें ये था कि जो राजनीतिक एकाधिकार था उसमें कहा गया था 1813 के चार्टर एक्ट में कि 20 वर्ष बाद इसके राजनीतिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो अब लोग पूछे कि व्यापारिक एकाधिकार तो इसको एकदम समाप्त कर दिया जाए तो कंपनियों को क्यों नहीं समाप्त कर दिया जाए। तो राजनीतिक अधिकार वही गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा, परिषद में कौन कौन सदस्य जाएंगे, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त करते थे। तो ये हुआ कि जो कंपनी का राजनीतिक अधिकार था उसे 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। तो मैंने बताया कि व्यापारिक एकाधिकार आते आते तो 1833 के चार्टर एक्ट में पूरी तरह समाप्त हो गया। जो राजनीतिक अधिकार था ये किया गया कि नहीं, कंपनी को 20 वर्ष के लिए और जीवन दान दिया जाए। तो ये किया गया। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी कोई कानून नहीं बना सकती थी, पूरे भारत के लिए केवल एक ही संस्था कानून बना सकती थी, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एक परिषद बना सकती थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। तो दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट तक हम पढ़ चुके। अब इसके बाद हम 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और शेयर, कमेंट तथा लाइक करना न भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।